जब हम ज्ञान संरक्षण की बात कर रहे हैं तो इन सारी समस्याओं के अलावा हमें आज की राजनीति और राजनीतिक जो मृत्युंजय इशारा कर रहे थे उस पर बात करना होगा। जिस तरह से खाली किए जा रहे हैं हमारे संग्रहालय, जिस तरह से हमारे अभिलेखागारों से चुन चुन के चीजें हटाई जा रही हैं, वो अपने आप में चिंता का एक बड़ा विषय है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सावरकर साहब पर बहुत बहस होती है और सावरकर साहब पर जब बहस होती है तो माफीनामे की बात होती है। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका माफीनामा पहली बार कब आया। 1970s में, मेरे ख्याल से 75 में पहली बार उनका माफीनामा आता है जब एनल्स ऑफ अंडमान लिखा जाता है। वो भारत सरकार का प्रोजेक्ट था और एक दक्षिणपंथी इतिहासकार ने उस प्रोजेक्ट को किया था। सब उनके नाम से परिचित है, मैं भी नाम ले लूंगा। वो किताब, जब मैंने अपनी किताब लिखनी शुरू की सावरकर पे, तो मैंने कहा वो किताब तो चाहिए ही जिसमें पहली बार आया था, और उसके अलावा भी एनल्स ऑफ अंडमान था, तो बाकी लोगों के बारे में बहुत कुछ उसमें था और बहुत ईमानदारी से था। वो आज के दक्षिणपंथी इतिहासकारों की तरह नहीं थे। वो किताब जो भारत सरकार के प्रसार विभाग ने छापी है, प्रसार विभाग को, चूंकि मैं खुद सरकारी नौकर रहा हूं तो ढेर सारे यार दोस्त मेरे वहां पर हैं, तो उन्होंने कहा यार हमसे तो कुछ नहीं होगा, मेल कर दो। तो हमने बाकायदा मेल किया कि ये किताब आपने इस सन में छापी है, इसका ये ISBN नंबर है और इसकी एक प्रति मुझे चाहिए, आप बता दें, या तो मैं आके ले लूंगा या डाक से भेज दें तो मैं पैसे भेज दूंगा। 1 महीने बाद मेरे पास मेल आता है कि इस किताब की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, एक भी प्रति उसकी आपको मिलेगी नहीं। वो तो मेरठ यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज की लाइब्रेरी में पता नहीं कैसे एक कॉपी रह गई थी, और वहां वो सब तो हम लोग जो लेखक हैं वो जानते हैं किताब कैसे जुटाना है, तो मिल ही जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो किताब किसी लेखक को मिल गई, सवाल ये है कि कोई पाठक अगर उस किताब को आज पढ़ना चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगी। खुद भी वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनकी अपनी रुचि है, लेकिन फाइनली हमारे यहाँ देखा गया है कि किसी को भी याद करने की जिम्मेदारी परिवार तक रह जाती है। और हम लोग बात कर रहे हैं ज्ञान संरक्षण की। ज्ञान संरक्षण परिवार नहीं कर सकते हैं, ये एकाधिक बार सिद्ध हुआ है। राहुल जी का परिवार इस मामले में अलग है। मैं जब कनैला गया था, जब अपनी इस पर काम कर रहा था, राहुल सांकृत्यायन की जो मैं जीवनी लिख रहा था, कनैला जब मैं गया था, तो अभी मेरे ख्याल से अनुराग दिल्ली आने के बारे में बड़े असमंजस में थे। उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि क्या मुझे दिल्ली आ जाना चाहिए, और बात हुई थी। देवव्रत थे वहां पर और भी परिवार के लोग मिले थे, और उस समय भी जो राहुल केंद्र था वो बंद पड़ा था। मैंने इन लोगों से पूछा तो इन लोगों ने कहा बहुत लोग आते नहीं वहां पर, इसलिए वो बंद पड़ा हुआ है। जब कभी कभार कोई आता है, शोधार्थी आता है, आप जैसे लोग आते हैं, तब जाकर वो खुलता है। और वो पूरा कनैला गांव आप अगर घूमेंगे, चक्रपानपुर और कनैला दोनों गांव जो आसपास हैं वहां आप घूमेंगे, जो लोग गए हैं जानते ही हैं कि जाते ही राहुल जी की प्रतिमा दिखाई देती है। उनके हाथ में 22वीं सदी वाली किताब है और राहुल जी को सब जानते हैं वहां पर। हालांकि राहुल जी वहां पर बहुत कम रहे हैं। राहुल जी का परिवार खुद को राहुल जी का परिवार मानता है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि राहुल जी ने खुद कभी उस परिवार को अपना परिवार नहीं माना। वो उस परिवार से हमेशा दूर रहे। एक समय तो लंबे समय तक उन्होंने कसम खाई थी कि वो आजमगढ़ में पांव ही नहीं रखेंगे, और उन्होंने पांव नहीं रखा। खैर, वो सब जीवनी और कहानी एक अलग मामला है। राहुल सांकृत्यायन, जैसा मृत्युंजय ने कहा, जब हम लोग जवान हो रहे थे, मैं ये छूट ले रहा हूं, साथ ही जवान हो रहे थे हम लोग, थोड़ा आगे पीछे, तो उस समय राहुल सांकृत्यायन चर्चा में थे। एक तो उनकी, जब मैं कॉलेज में था, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मैं था, तो उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी। और जन्म शताब्दी पे हुआ ये कि उनकी बहुत सारी किताबें जो आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी वो दोबारा से प्रिंट होनी शुरू हो गई। उनके बारे में लगातार लेख आने लगे, लगातार चर्चा होने लगी। कई अच्छी पत्रिकाओं के विषयांक निकले, कई सारी नई जीवनियां उनकी आई, कई किताबें आई। तो वो एक ऐसा दौर था जिस समय राहुल सांकृत्यायन के ऊपर चर्चा बढ़ गई लगातार। और गोरखपुर में तो एक बहुत मशहूर कार्यक्रम भी हुआ था, बाद में बहुत विवादित रहा, लेकिन उस समय वो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। हम लोगों ने गोरखपुर में पहली बार राहुल सांकृत्यायन पर बोलने के लिए आए हुए दुनिया भर के विद्वानों को देखा। राहुल जी के बेटे भी आने वाले थे, लेकिन वही हुआ कि सब मिला, उनकी परमिशन वगैरह की कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस समय तो वो गोरखपुर नहीं आ पाए थे। बाद में वो हिंदुस्तान आए थे। 2-3 बातों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। पहली बात तो ये कि जब मैं राहुल सांकृत्यायन पर लिख रहा था, जीवनी लिख रहा था, तो मैं गले तक भक्ति भाव से डूबा हुआ था। और बहुत सामान्य सी बात है, मैं जिस जिले में पैदा हुआ, राहुल सांकृत्यायन उस जिले में पैदा हुए थे, तो एक तो वहीं से जुड़ाव आपका महसूस होता है। और निश्चित रूप से वो लंबे समय तक हम लोगों के पाथे रहे, उनका लिखा हम लोगों का पाथे रहा, जिसको पढ़ के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। मोटी किताबें हम बहुत नहीं पढ़ सकते थे, छोटी यूनिवर्सिटीज और छोटे स्कूलों से पढ़ के आए थे, अंग्रेजी हमको बहुत नहीं आती थी, तो हमारे लिए ज्ञान का स्रोत जो था और ज्ञान का माध्यम जो था वो उस जमाने में हिंदी था, आज भी है, लेकिन आज इतनी सुविधा है कि अंग्रेजी भी काम चलाऊ पढ़ लेते हैं।
तो राहुल सांकृत्यायन हिंदी में इतिहास पर लेकर, साहित्य को लेकर किस विषय की आप बात करेंगे जिस पर वो विचारधारा को लेकर स्टालिन की जीवनी लिखी है, मार्क्स की जीवनी लिखी है, आप विषय गिनते चले जाइए। 150 किताबें तकरीबन हैं। जब मैं उनकी पूरी सूची बना रहा था तो मैंने लास्ट में दी भी है अपने किताब में, 146 या 47 किताबों की सूची है। उनमें से 30 या 35 किताबें तो ऐसी हैं जो पढ़ ही लेना चाहिए अगर आप हिंदी के विद्यार्थी नहीं भी हैं और साहित्य में आपकी रुचि है, भारत में आपकी रुचि है। और बाकी भी जो किताबें हैं, कुछ किताबें 10-15 किताबें ऐसी हैं जो जब आप 146 लिखेंगे तो उसमें 15 किताबें अगर ऐसी हो जिनको पढ़ने में मजा नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर किताबें उनकी ऐसी हैं जो बहुत कुछ आपके ज्ञान में जोड़ती हैं। और मेरे लिए तो जो उनके इतिहास की किताबें हैं, खासतौर पर मध्य पूर्व का इतिहास, जिन पर उनको साहित्य अकादमी मिली और जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ, और मध्य पूर्व का इतिहास तो मुझे लगता है कि हिंदी में, जब मैंने इतिहास हिंदी में लिखना शुरू किया तो एक आध लोगों ने मुझसे कहा कि हिंदी में पहली बार इतिहास लिखा जा रहा है। मैंने कहा हुजूर आप हिंदी से परिचित नहीं है। जहां वासुदेव शरण अग्रवाल हुए हैं, जहां राहुल सांकृत्यायन हुए हैं, वहां अगर किसी को यह लगता है कि 2015, 16, 17, 18, 20 में कोई नया लड़का जो है पहली बार इतिहास लिख देगा, इतनी कमजोर और इतनी गरीब हमारी भाषा नहीं है। और हमारी भाषा कितनी समृद्ध है अगर ये समझना है तो राहुल आपकी बहुत मदद करते हैं। यहां से मैं शुरुआत करता हूं। लेकिन राहुल के जीवन को देखते हुए जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है वो ये लगता है कि ज्ञान की तलाश। आमतौर पे मैं भी यही मानता था कि पहले वो साधु बन गए, उसके बाद वो आर्य समाज से प्रभावित हो गए तो आर्य समाजी हो गए, फिर वो कम्युनिस्ट हो गए, फिर बौद्ध हो गए, या फिर बौद्ध हो गए और फिर कम्युनिस्ट हो गए, और इस तरह से उनकी एक विचार यात्रा चली। ये मुझे भी लगता था। जिन लोगों के साथ में था उन्होंने मुझे यही समझाया कि फाइनली वो वामपंथ तक पहुंचे, इसलिए वामपंथ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि फाइनली राहुल वहां तक पहुंचे थे। हो सकता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है इस बात से। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो ऐसा मान सकता है। हर विचारधारा चीजों को ऐसे देखती है कि कैसे कहां तक कोई पहुंचा थी, यात्रा क्या है। लेकिन राहुल की यात्रा जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मेरे समझ में आया कि वो पूरी यात्रा ज्ञान की यात्रा थी। एक अजीब सा, जो मैंने नाम दिया किताब को, अनात्म बेचैनी का यायावर। बेचैनी थी जो अनात्म थी, अपने लिए बेचैनी नहीं थी कि मुझे कुछ हासिल करना है, वो एक अनात्म बेचैनी थी और वो यायावर थे। आप अगर उनकी पूरी यात्रा देखें, जब वो कलकत्ता भाग के गए थे, 15-16 साल के थे, परिवार कह रहा था कि अंग्रेजी पढ़ना है, इनकी जिद थी कि संस्कृत पढ़ना है, और पढ़ना वढ़ना छोड़िए, भाग गए कलकत्ता की एक नया अनुभव लेंगे। क्योंकि पूर्वांचल में जो उस इलाके से लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए एक लंबे समय से कलकत्ता एक बड़ा सपना रहा है। हमारे यहाँ के मजदूर कलकत्ता कमाने जाते थे, और हम सब के घरों में कहानी होगी किसी न किसी रिश्तेदार की जो कलकत्ता गया और बहुत रईस हो गया। तो वो एक सपना था। कलकत्ता भाग के जाते हैं, कलकत्ता में मजदूरी करते हैं, एक ऐसी जगह पे रहते हैं जिसको बाद में मजाक में वो कम्यून कहते हैं, क्योंकि एक कमरा था जिसमें ये सब लोग रहते थे, बनाते खाते थे। और उसके बाद पहुंचते हैं जयशंकर प्रसाद के, बनारस वाले जयशंकर प्रसाद जो हमारे कवि हैं, उनके परिवार की दुकान पर नौकरी करने पहुंचते हैं। और वो सारा चक्र है, बहुत लंबा हो जाएगा अगर डिटेल करेंगे। वहां से लौट के आते हैं, फिर संस्कृत के चक्कर में पहाड़ पर भागते हैं और मूर्ख बनते हैं लगातार। यहाँ ऋषिकेश के पास एक आश्रम में वो जाते हैं, वहां कहा जाता है तुमको संस्कृत पढ़ा दिया जाएगा। कुछ दिन बाद उनके समझ में आता है कि 7वीं 8वीं तक जितनी संस्कृत उन्होंने पढ़ ली है, इन साधुओं को उतनी संस्कृत भी नहीं आती है। हालांकि काफी भटकते हैं, ऊपर तक जाते हैं, हिमाचल तक जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। लौट के आने के बाद बनारस जाते हैं। बनारस कुछ दिन उनका मन लगता है, लेकिन बनारस में परिवार का हस्तक्षेप बहुत है, तो सीधे आप सोचिए बिना टिकट के तिरुमशी पहुंच जाते हैं, साउथ इंडिया पहुंच जाते हैं। और ये जबकि मैं बात कर रहा हूं, वो इंटरनेट का जमाना नहीं था, खासतौर पे युवा दोस्तों के लिए कह रहा हूं, हमने वो वक्त देखा है लगभग जब इंटरनेट नहीं था। और उस समय यात्राएं करना इतना आसान काम नहीं होता था, जब आप जानते ही नहीं थे कि वहां क्या होगा, क्या खाया जाता होगा, कैसी भाषा होगी। तिरुमशी पहुंच गए, वहां एक मठ में शामिल होते हैं। सिर्फ एक उनका वहां पर उद्देश्य और लालच था, और वो ये था कि संस्कृत सीखना है। वहां पर वो कायदे से संस्कृत सीखते हैं, लौट के आते हैं। लौट के आने के बाद आर्य समाज में वो जब शामिल होते हैं तो भी संस्कृत के अभ्यास को और बेहतर करना उनका पहला उद्देश्य था, क्योंकि आर्य समाज संस्कृत की और बाकी सबकी बात कर रहा था। आर्य समाज में रहते हैं और आर्य समाज में रहते हुए नहीं रहते हैं। कारण कि आर्य समाज को जिस तरह से सत्यार्थ प्रकाश को वो पढ़ते हैं, उसमें उनको लगता है कि हिंदुओं के अंदर ये जो जाति विभाजन है वो गलत है, जाति का विभाजन नहीं होना चाहिए।
और ये उनकी विचारधारा का एक ऐसा हिस्सा है, जाति विभाजन का विरोध या आप कहें वर्ण व्यवस्था का विरोध, जिसमें जरा सा भी विचलन आपको पहले दिन से लेकर और उनकी मौत तक नहीं दिखाई देगा। इस मामले में वो बिल्कुल क्लियर हैं, चाहे आप उनकी 22वीं सदी पढ़ें या बाकी सब किताबें पढ़ें या उनका आचरण पढ़ें। उनका जो अपने जीवनी उन्होंने लिखी है लंबी, उसको भी जीवन यात्रा लिखा है। आदमी जीवनी लिखता है, उन्होंने जीवन यात्रा लिखा है, और वो जीवन यात्रा अपने आप में 4 खंड में ऐसी है कि उसको ढंग से पढ़ने के लिए आपको साल भर का वक्त चाहिए। इतनी घटनाएं हैं उनके जीवन में, इसलिए जीवन यात्रा उन्होंने लिखा है। और जीवन यात्रा जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि खुद को कितना डिटैच करके लिखा जा सकता है। तो आर्य समाज में वो रहते हैं। आर्य समाज में रहते रहते सांप्रदायिकता का एक पुट उनके अंदर बार बार दिखाई देता है, और जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि अंत तक ऐसा होता है कि सचेतन तौर पर वो एकदम धार्मिक विभाजन के खिलाफ हैं, सचेतन तौर पर वो किसी तरह की सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जबरदस्त लिखते हैं वो, लेकिन अचेतन तौर पर वो बार बार उनके अंदर दिखाई देता है। और वो जो पैदा हुआ था, वो आर्य समाज में पैदा हुआ था। वहां मुस्लिमों से बहस करने के लिए, जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनसे बहस करने के लिए जो लोग जाते थे, राहुल बड़े उत्साह के साथ उसमें शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान प्रदर्शन की जगह थी जहां पर वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी कर सकते थे, और उसमें जब जीत के आते हैं तो बड़े खुश भी होते हैं कि हमने ऐसे ऐसे धाराशायी कर दिया। और वो फिर बाद में बहुत दूर तक आता है। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा, जब मृत्युंजय ने शब्द उपयोग किया तो मुझे अच्छा लगा कि यहां पर जो विषय रखा गया उसमें ज्ञान परंपरा रखा गया, भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं रखा गया, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा रखते ही आपको राहुल सांकृत्यायन भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे देखते थे इस पर बहस करना जरूरी हो जाता। और दुर्भाग्य से वो जो है वो थोड़ा गड़बड़ मामला था। वहां बौद्ध जो पूरा ज्ञान परंपरा है आपकी, या बौद्ध जो पूरी संस्कृति है, और जिसका सबसे ज्यादा संरक्षण राहुल ने ही किया, तिब्बत जाना, वहां से लेके आना। और अक्सर जब हम लोग छोटे थे या कॉलेज में थे तो वहां से लेके आने को बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता था कि कैसे घोड़ों पर लोग लेके जा रहे थे और राहुल पीछे पीछे जा रहे थे। और हम लोग को भी लगता था, यार हम लोग जब कल्पना करते थे तो लगता था कि बर्फ से लदा हुआ पहाड़ है, उसमें दसियों गधों पर जो है वो लादा गया है सारा। ये आवाज गड़बड़ हो रही है, कम करो इसको। एक तो मेरी आवाज गड़बड़ है और ये भी। हाँ नहीं, वो पीछे दिक्कत हो रही होगी, उसके साथ ब्लिंक कर रहा है लगातार। अच्छा। हाँ थोड़ा कम कर दो उसको बस। हाँ ठीक है। तो वो कल्पना में मैं तो कई बार मैं आपको बताऊं कि मैंने बाकायदा सोचा है उस दौर में कि सोचिए 20 गधों पे किताबें रखी हुई हैं और एक आदमी हाथ में लाठी दिए हुए और हाँकता हुआ बर्फ पे चला जा रहा है, कितना भयानक काम होगा, कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन जब मैंने जाना तो ये जाना कि लाना मुश्किल काम नहीं था, उनके पास ठीक ठाक उस समय पैसे थे और वो खुद कभी हाँक के नहीं ले आए, दूसरे लेके आते थे। लेकिन असल जो मुश्किल थी, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, वो था उनको हासिल करना। उन मठों में जहां पर उनको बिल्कुल बंद करके रख दिया गया था और वो दरवाजे खुलवाने के लिए भी सर रिश्वत देनी पड़ती थी। तो राहुल ने रिश्वत भी दी और उसके बाद उनको पता था कि इतने ही घंटे हैं हमारे पास, इतने घंटों में या इतने दिनों में कुछ मिल गया तो ठीक, वरना यहां से वापस लौटना पड़ेगा। उसमें हमने वो मिसल बार बार सुनी है, बोरे में से भूसे में से सुई ढूंढना, लेकिन शायद उससे ज्यादा मुश्किल था उनको ढूंढ पाना। और वो पागलपन आप देखिए कि जिस तिब्बत में एक बार जाना मुश्किल काम था, वो बार बार भागकर तिब्बत जाते हैं। लेकिन तिब्बत से पहले श्रीलंका वो गए थे पढ़ाने के लिए, और बौद्ध धर्म में उनका इंटरेस्ट पैदा हो चुका था। बोधानंद से मुलाकात हुई थी, अनागरिक धर्मपाल से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। बौद्ध धर्म को वो जानना चाहते थे और उनको लगा कि श्रीलंका अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो चूंकि वहां बौद्ध धर्म बहुत है, तो चल के देखूं कि वहां बौद्ध धर्म कैसा है, किस तरह से है। और दूसरा उनको पता था कि वहां से तिब्बत के लिए रास्ता खुल सकता है। तो श्रीलंका वो पढ़ाने के बहाने 1927 में जाते जरूर हैं, लेकिन असल जो उनका उद्देश्य था वो बौद्ध बनना नहीं था, बौद्ध धर्म को जानना था। और राहुल जी ने यह स्वीकार किया है कि बौद्ध धर्म अपनाना मैंने इसलिए स्वीकार किया कि इससे बौद्ध धर्म को जानना और तिब्बत तक जाना दोनों मेरे लिए आसान हो जाता। अगर मैंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया होता तो मैं तिब्बत तक नहीं जा पाता, श्रीलंका से और बाकी जगहों से मुझे वो मदद नहीं मिल पाती। तो मेरे समझ में आया, और वो कभी धार्मिक नहीं रहे। नास्तिकता को लेकर राहुल सांकृत्यायन पर कोई सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता है, पक्के नास्तिक आदमी थे। यहां तक कि बौद्ध धर्म जिस समय उन्होंने अपनाया हुआ था, वो चीवर जरूर धारण करते थे,
ऊपर की उनकी काया जो थी उसको देखकर वो बौद्ध लगते थे, लेकिन मेरी जीवन यात्रा के बाद के 2 खंड आप पढ़ लीजिए, आया उनका जो तिब्बत यात्रा का अलग से संस्मरण है, आपको बहुत साफ समझ में आता है कि बौद्ध धर्म के नियम कानून कोई बहुत पालन नहीं कर रहे थे। जब वो तिब्बत जाते हैं, वहां लामाओं का जो व्यवहार देखते हैं, उनकी जो गंदगी देखते हैं, जबरदस्त उसकी आलोचना करते हैं। तो बौद्ध हो जाना ये संयोग का मामला था या उनका चयन था, जो वो हुए इसलिए क्योंकि उनको तिब्बत जाना था और बौद्ध धर्म का ज्ञान हासिल करना था। और आप सोचिए कि उस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म का जो ज्ञान हासिल किया और बौद्ध धर्म का जो ज्ञान संरक्षण किया, मुझे लगता है हिंदुस्तान में उसकी कितनी इज्जत है मैं नहीं जानता, लेकिन दुनिया के अगर आप बौद्ध स्कॉलर से बात करेंगे तो हिंदुस्तान का नाम सुनकर सबसे पहले वो आपसे राहुल सांकृत्यायन का जिक्र करेंगे। रहा सवाल संरक्षण का, राहुल सांकृत्यायन जितनी पांडुलिपियां लेकर आए थे, ज्यादातर बिहार के पटना संग्रहालय में रखी हुई थी। मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं अपने रिसर्च के सिलसिले में वहां पर गया था। अगर आपको कितना ज्ञान से हमको प्रेम है, अगर किसी ऐसे भ्रम में आप हैं, अगर कोई ऐसा भ्रम आपके पास रह गया है, तो एक बार आप पटना संग्रहालय जाइए और वहां राहुल जी की जो पांडुलिपियां थी जो वो लेकर आए थे, जो अगर उस दौर में उन्होंने ब्रिटेन में या अमेरिका में बेच दिया होता तो उनकी 4 पीढ़ियां बैठकर खा रही होती, जिनको उन्होंने बिना 1 रुपए लिए फ्री में रख दिया कि भविष्य का शोधकर्ता इस पर शोध करेगा। आप अगर उन तक पहुंच जाएं तो आप किस्मत वाले हैं, और पहुंचने के बाद अगर आप उनको देखकर न रो पड़े तो आप निश्चित तौर पर पत्थर दिल हैं। इतना बुरा हाल हुआ उन पांडुलिपियों का जिनको संग्रहालयों में रखा गया। ये बताता है कि ज्ञान को लेकर हम कितने सचेत हैं। और वही क्यों, आप किसी पुरानी लाइब्रेरी में चले जाइए, आप क्यों नाम लूं मैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं हमेशा, हर बार इसलिए नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप किसी पुरानी लाइब्रेरी में चले जाइए, पांडुलिपियां तलाशना शुरू कीजिए। चूंकि मेरा काम थोड़ा बहुत इतिहास लिखने का है, कश्मीर से लेके बहुत सारी जगहों पे मुझे भटकना पड़ता है। आप देखिए कि जिन लोगों के हाथ में संरक्षण का काम है वो इसको एक नौकरी से भी बदतर तरीके से करते हैं। आप किसी की भी पुरानी किताब ढूंढने की कोशिश कीजिए, 30-40 साल पुरानी किताब किसी की पब्लिश हुई हो तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए और प्रकाशकों से बात करना शुरू कीजिए, जिन प्रकाशकों ने कभी उस किताब को छापा है और उससे पैसे कमाए हैं। और फिर आप देखिए कि एक प्रति भी आपको अगर वो उपलब्ध करा दें तो ये बहुत बड़ा एहसान होता है। आमतौर पर नहीं उपलब्ध कराते हैं, दूसरी किसी लाइब्रेरी से आपको लेकर आना होता है। और जब हम ज्ञान संरक्षण की बात कर रहे हैं तो इन सारी समस्याओं के अलावा हमें आज की राजनीति और राजनैतिक जो मृत्युंजय इशारा कर रहे थे उस पर बात करना होगा। जिस तरह से खाली किए जा रहे हैं हमारे संग्रहालय, जिस तरह से हमारे अभिलेखागारों से चुन चुन के चीजें हटाई जा रही हैं, वो अपने आप में चिंता का एक बड़ा विषय है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सावरकर साहब पर बहुत बहस होती है, और सावरकर साहब पर जब बहस होती है तो माफीनामे की बात होती है। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका माफीनामा पहली बार कब आया। 1970s में, मेरे ख्याल से 75 में पहली बार उनका माफीनामा आता है जब एनल्स ऑफ अंडमान लिखा जाता है। वो भारत सरकार का प्रोजेक्ट था और एक दक्षिणपंथी इतिहासकार ने उस प्रोजेक्ट को किया था। सब उनके नाम से परिचित है, मैं भी नाम ले लूंगा। वो किताब, जब मैंने अपनी किताब लिखनी शुरू की सावरकर पे, तो मैंने कहा वो किताब तो चाहिए ही जिसमें पहली बार आया था, और उसके अलावा भी एनल्स ऑफ अंडमान था, तो बाकी लोगों के बारे में बहुत कुछ उसमें था और बहुत ईमानदारी से था। वो आज के दक्षिणपंथी इतिहासकारों की तरह नहीं थे। वो किताब जो भारत सरकार के प्रसार विभाग ने छापी है, प्रसार विभाग को, चूंकि मैं खुद सरकारी नौकर रहा हूं तो ढेर सारे यार दोस्त मेरे वहां पर हैं, तो उन्होंने कहा यार हमसे तो कुछ नहीं होगा, मेल कर दो। तो हमने बाकायदा मेल किया कि ये किताब आपने इस सन में छापी है, इसका ये ISBN नंबर है और इसकी एक प्रति मुझे चाहिए, आप बता दें, या तो मैं आके ले लूंगा या डाक से भेज दें तो मैं पैसे भेज दूंगा। 1 महीने बाद मेरे पास मेल आता है कि इस किताब की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, एक भी प्रति उसकी आपको मिलेगी नहीं। वो तो मेरठ यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज की लाइब्रेरी में पता नहीं कैसे एक कॉपी रह गई थी, और वहाँ वो सब तो हम लोग जो लेखक हैं वो जानते हैं किताब कैसे जुटाना है, तो मिल ही जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो किताब किसी लेखक को मिल गई, सवाल ये है कि कोई पाठक अगर उस किताब को आज पढ़ना चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगी। नेशनल बुक ट्रस्ट की मैं आपको हालत बता रहा हूँ। सर शांतिमोय रे की किताब का मैंने अनुवाद किया था, आज़ादी की लड़ाई और भारतीय मुसलमान। मुझे लगता है कोई 20 साल हो गए उस अनुवाद को। उस किताब की 8 आवृत्तियां छप गई थी, और अनुवादक को एक बार जो 20-25 हज़ार रुपए मिल जाता है उसके बाद मिलता नहीं है, इसलिए कितनी आवृत्तियां छपती हैं उसमें मेरी कोई खास रुचि भी नहीं है। वो किताब
एनबीटी छापना बंद कर चुकी है। ये मैं आपको निजी उदाहरण दे रहा हूं। इसके अलावा चूंकि एनबीटी में पुराने मित्र लोग हैं, जब उनसे बात होती है तो पता चलता है कितनी ही ऐसी किताबें जो सबसे ज्यादा बाजार में बिकती थी, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती थी, वो छपनी बंद हो चुकी हैं। कौन सी छप रही हैं वो मत पूछिए, वो आप समझ सकते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि सावरकर वाली किताब के चक्कर में जब मैं गांधी जी से जुड़े हुए कई सारे दस्तावेजों पर, सर गांधी हत्या के जो दस्तावेज थे, मतलब सर 1 महीने से ऊपर लग गई ये परमिशन मिलने में कि मैं उन दस्तावेजों को पलट पाऊं, जबकि वो दस्तावेज जब मैं गांधी हत्या पर लिख रहा था तो पलट चुका था और मुझे तुरंत उस समय मिल गए थे। तो हमारे पास जो हमारा आर्काइव है, जो आजादी के बाद आर्काइव बना, वो अपने आप में खतरे में है, नंबर 1, क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो शायद नहीं चाहती है कि वो सब पढ़ा जाए। दूसरा, हमारे लोगों ने जो इतनी पांडुलिपियां और बाकी सब तैयार करके और दे दी थी संग्रहालयों में कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेंगी, वो तबाह हो चुकी हैं या फिर तबाह हो जाएंगी कुछ और समय में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तबाह हो जाएंगी। और तीसरा, जो हमारे शिक्षा के केंद्र हैं, जहां से शोध होते हैं और जहां से हमको दिशा मिलती है, वहां खास तौर पर कोर्स बदला जाता है। इस पर बहुत बहस होती है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं 12वीं से 10वीं से, लेकिन शोध करने का तरीका और शोध के विषय बदल दिए गए हैं। इस पर चर्चा अभी भी ड्राइंग रूम के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी खुल के अगर कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब इतिहास के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जो हमारे दोस्त हैं, जब वो कभी मिलते हैं और बताते हैं किन विषयों पर वो शोध करा रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि 20 साल बाद जब वो शोध प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में लाइब्रेरीज में हमारे होंगे और कोई नया शोधार्थी उनको पलटेगा, तो उसकी ज्ञान यात्रा कहां से शुरू होगी, और पता नहीं वो ज्ञान के सही स्रोतों तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। मैं चाहता तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह की भी बात कर सकता था, लेकिन यहाँ इतने विद्वान लोग हैं कि उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित होता होगा। हम सब पुस्तकों तक पहुंचने वाले लोग हैं। लेकिन पुस्तकें जिनको कभी पवित्र वस्तु माना जाता था, वो भी जिस तरह से उत्पादित हो रही हैं, मैं जानबूझकर उत्पादित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, प्रोडक्शन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिस तरह से वो प्रोड्यूस हो रही हैं, जिस तरह से मार्केट हो रही हैं और जिस तरह से आर्काइव हो रही हैं, वो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब ये सब बातें तो आप जानते हैं मैं कह क्यों रहा था। मैं कह इसलिए रहा था कि ऐसे में जब अनुराग सामने आते हैं, और किसी एक व्यक्ति की तारीफ नहीं है, ऐसे अनुराग हर शहर में है और हर जिले में होना चाहिए, हर कस्बे में होना चाहिए। हैं, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नए और स्वायत्त इंस्टीट्यूशंस को खड़े करने की होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सही समय है जिस समय कई सारे रिसर्च सेंटर्स खोले जाने चाहिए, भले उसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस ना मिल पाए, भले थोड़ी समस्याओं के साथ काम करना पड़े। और मुझे लगता है कि जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो हमारे पास चीजें हैं, नई लाइब्रेरीज उनको संरक्षित करने के लिए बनाई जानी चाहिए। जब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मुझे कहते हैं कुछ, तो मैं कहता हूं पहले गांधी, नेहरू, सुभाष, अपने लेटर, अपनी सारी चीजें बचा लो, बाकी सबकी बात बाद में करना। आपके पास वो नहीं है, आप वो नहीं जानते हो, इसीलिए इतना सारा झूठ बोला जाता है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते। ये ज्ञान संरक्षण यहां पर एक विषय की तरह हमारे सामने आया, लेकिन ये मेरे सामने लंबे समय से एक चुनौती की तरह है। इसलिए अनुराग, मैं तुम्हें ये न्योता दे रहा हूं और यहां बैठे लोगों से एक अपील कर रहा हूं कि अगर इस तरह की कोई एक शुरुआत, हम चाहे वो राहुल सांकृत्यायन के नाम पे हो, चाहे महात्मा गांधी के नाम पे हो, चाहे किसी के नाम पर हो, अगर इस तरह की शुरुआत कम से कम दिल्ली में और कुछ और जगहों पर हम कर सकते हैं, जहां एक नए तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट बन पाए, जहां पांडुलिपियां भी संरक्षित करने की व्यवस्था हो, नई किताबें लिखे जाने की व्यवस्था हो और नए शोधार्थियों को तैयार करने की व्यवस्था हो, जिसमें जाहिर तौर पर प्रोफेसर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि राहुल के समय से हम बहुत आगे निकल आए हैं। और आखिर में मैं कहूं कि राहुल को ये सारी सुविधाएं अंग्रेजी राज में मिल गई। जेल गए तो आंदोलन के लिए जेल गए, लिखने पढ़ने के लिए जेल नहीं गए। लिख पढ़ जो रहे थे उसके लिए कभी जेल नहीं गए, ना कांग्रेस के जमाने में गए और ना अंग्रेजों के जमाने में गए। आज स्थितियां वो हैं कि हम लिखने पढ़ने और बोलने के लिए जेल जाएं, इसकी संभावना ज्यादा है बजाय इसके कि कोई अपराध करके हम जेल में जाएं। मुझे लगता है मुझे इतना ही कहना था। बहुत शुक्रिया।